स्टार्ट है। जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, फाइनली वो दिन आ चुका है कि आज आपके बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर है। और जितने मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 4 से 5 दिन जो हम और आप मिलकर मेहनत किए हैं, आज वो समय आ चुका है कि बेटा जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सिलेबस में छूटा है। जो लास्ट टाइम पर बोर्ड परीक्षा में पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, 95 प्लस पढ़ने के लिए, वो सब कुछ मैंने आपको करा रखा है। चाहे 3 साल पेपर की बात करें, एमसीक्यू की, चाहे व्याकरण की, चाहे सारे तरीके के पत्र की, चाहे सारे तरीके के आपकी कहानी की, खंड काव्य की, गद्यांश की, पद्यांश की, संस्कृत खंड A to Z सब कुछ। आज बारी है लास्ट टाइम पर वो चीजें आपको कराने की जिनका बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स होता है कि नहीं ये तो आएगा ही। ऐसा कोई भी प्यारा बच्चा है जिसकी तैयारी नहीं हुई है, जिसको ये डर लग रहा है कि सर मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराइए जो बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, तो आज का सेशन उन सभी प्यारे बच्चों के लिए है। जो प्यारे बच्चे अपना पूरा रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए एक बार जोरदार तरीके से, मैंने आपको कभी ये नहीं बोला कि बेटा पेपर लीकर पेपर सेटर हूं। मैंने आपको जो कराया है वो आज जब पेपर देकर आओगे एक एक क्वेश्चन मैच करा दूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि मैं बोलता नहीं हूं, करके दिखाता हूं। एक बार जोरदार तरीके से हर एक बच्चा अपने दोस्तों को शेयर करके, आज ये हमारी और आपकी बेटा अंतिम क्लास है, तो मैं चाहता हूं इस क्लास को आप सभी यादगार बना दो। अंतिम 1-2 घंटा ही आपका लूंगा और 1-2 घंटे में वो चीजें आपको कराऊंगा जिनका 100% फिक्स होता है कि नहीं ये तो आएगा ही। सारे बच्चे एक बार जोरदार तरीके से गुड मॉर्निंग बेटा सभी बच्चों को। और आज से ही शाम से आपकी इंग्लिश की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। बेटा कहीं भी आपको भटकना नहीं है। पिछले 2 साल से जिस बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हो, लगातार रैंक 1 देने वाला, रैंक 2, ऐसे हजारों बच्चे बेटा जो इस चैनल से पढ़कर टॉपर बने। और आज जब आप पेपर देकर आओगे तो खुद पता चल जाएगा कि शुभम क्लासेस का क्या जलवा है। सभी प्यारे बच्चे एक बार जोरदार तरीके से, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, हर एक बच्चा एक बार पोल में बता देगा बेटा कि आप आज कितना नंबर फोड़कर आने वाले हो। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जो भी प्यारा बच्चा लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दे। मैंने बोला अंतिम क्लास है हमारी और आपकी। ये 3 से 4 दिन है जो आपने प्यार दिया है, उस प्यार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग जय मां सरस्वती लिखकर आज की इस प्यारे सी क्लास को आगाज करेंगे। ताली दोनों हाथ से बजती है। लास्ट टाइम पर आपका 1.5 से 2 घंटा मैं लूंगा, उसके बाद आधे घंटे में आपको ब्रश वगैरह करके एक फाइनल रिवीजन करना है। फाइनल रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ चीजें दूंगा जो इस क्लास के लास्ट में आपको मिलेगा। पहला तो मैं सारी कहानियों का एक जबरदस्त आपको पीडीएफ दूंगा जो 10 मिनट के अंदर आप पूरा रिवीजन कर सकते हो। दूसरा मैं आपको साहित्यिक परिचय का एक बहुत जबरदस्त पीडीएफ दूंगा जिसमें कंप्लीट लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय रहेगा। मैं आपको पत्र का एक पीडीएफ दूंगा जिसमें तीनों टाइप के पत्र, नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक को पत्र, संबंधित अधिकारी को पत्र, तीनों टाइप के पत्र रहेंगे। लास्ट टाइम पर आपको कौन कौन से निबंध पढ़ने हैं वो पूरा निबंध मैं दे दूंगा ताकि एक बार आप पढ़े रहो तो आपके दिमाग में रहे। लास्ट टाइम पर पिछले 2 साल का एमसीक्यू और 2 साल के व्याकरण सेक्शन दे दूंगा ताकि आप उसको कर लो। गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत खंड लास्ट टाइम पर कौन सा पढ़ना है उसका एक स्पेशल पीडीएफ दे दूंगा। यानी रसचंद अलंकार का दे दूंगा। यानी जो लास्ट में आपको मिलेगा वो आप बैठे बैठे, क्योंकि पेपर 2:15 पर है, 12 बजे तक, यानी आप ये मान के चलो 11 बजे तक सारी चीजों को रिवीजन करो, फिर उसके बाद 1 घंटे में तैयार हो जाओ और 12:15, 12 बजे तक आप स्कूल के लिए निकल जाओ जहां पर आपका सेंटर गया है। सभी प्यारे बच्चे बहुत आराम से जाएंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है और पहला पेपर है, समय से पहले पहुंचेंगे, अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ लेकर जाएंगे, एक्स्ट्रा पेन लेकर जाएंगे और जो कॉपी कैसे लिखना है वो भी हम लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे। सारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। पहले बेटा जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट टाइम पर हम वही चीजें करेंगे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्यारे बच्चों जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। सभी बच्चों को जय मां सरस्वती है। मजा नहीं आ रहा है, एक बार जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर देंगे तब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से, ठीक है? जोरदार तरीके से, जोरदार तरीके से। यस सर, यस सर, यस सर। एक बार बेटा हर एक बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
बेटा शेयर करके इसको फटाफट से 20,000 तक तो तुरंत इसको लेकर जाना चाहिए आपको। और जो पोल में कमेंट नहीं किए हैं वो पोल में कमेंट जरूर कर दे। पेपर कोड कहां पर मिलेगा सर? पेपर कोड आपके पेपर पे साइड में लिखा रहेगा। सबसे पहले जो प्यारे बच्चों को गद्यांश और पद्यांश में डर लग रहा है वो प्यारे बच्चे सबसे पहले क्या करें बेटा, गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि बेटा आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम याद रहना चाहिए और वो आप 5 से 10 मिनट के अंदर याद कर सकते हो। हर एक चैप्टर का कीवर्ड बता दे रहा हूं और चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश जो लास्ट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है जल्दी से करा देता हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। 1.5 घंटे के अंदर सब कुछ बहुत सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करा दूंगा, 1-2 पेपर भी करा दूंगा, सब कुछ A to Z। सारे प्यारे बच्चे तैयार है? यस सर, यस सर, यस सर। जो भी बच्चा पोल में कमेंट नहीं किया है हर एक बच्चा पोल में कमेंट जरूर कर दे। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले तो आप गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने के लिए जो पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम है ये आपके जुबान पर होना चाहिए। अगर कोई राष्ट्र का स्वरूप बोले तो तुरंत वासुदेव अग्रवाल, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और अधिकता सुंदर रेड्डी। आप सभी प्यारे बच्चों को जो गद्यांश है उसमें ये 3 शुरू के चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर के आपको 9 गद्यांश मैं जल्दी से करा देता हूं, बाकी ये तीनों चैप्टर के भी एक एक इंपॉर्टेंट है वो भी करा देता हूं। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। जोरदार तरीके से भैया, जो पोल नहीं किए वो पोल कर देंगे, ठीक है। सेम चीज अगर काव्य की बात करेंगे, शुरू के पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर के 2-3 इंपॉर्टेंट है जो अभी आपका यूपी बोर्ड मॉडल पेपर था, ठीक है। अभिनव मनुष्य और नौका विहार ये 2 चैप्टर से आपके पद्यांश थे जो ये दोनों यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में, वो भी मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं। सभी प्यारे बच्चे ईमानदारी से ये 1.5 से 2 घंटा मुझे देंगे और पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम तैयार करने के बाद हर ये एक चैप्टर का कीवर्ड है जो लास्ट टाइम पर आपको पढ़ जाना है कि अगर भैया आपके गद्यांश में ये दिखे तो तुरंत समझ जाना कि ये इस चैप्टर का है। सबसे पहले 20 नंबर से शुरुआत कर रहे हैं। अगर राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से होगा तो बेटा गद्यांश में राष्ट्रवट, धरती माता, धरती, भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, जन, संस्कृति, मातृभूमि, साहित्य, कला, राष्ट्रीयता, ऐसे वर्ड दिखेंगे तो तुरंत समझ जाना है कि भैया राष्ट्र के स्वरूप से है। दूसरा, अगर अशोक के फूल से होगा तो भैया अशोक, अशोक का फूल, मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा, कालिदास, दुनिया बड़ी भुलक्कड़, ऐसे वर्ड दिखाई देंगे तो अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भाषा की बात अवश्य होगी, अगर भाषा और अनेकता सुंदर रेड्डी जी के होंगे। अगर नए शब्द, नए मुहावरे तो भी ये हमारा भाषा और अनेकता से होगा। हम और हमारा आदर्श भैया या तो समृद्ध देश होगा या तो G8 देश होगा, विकसित देश होगा, तो तुरंत समझ जाना है हम और हमारा आदर्श APJ अब्दुल कलाम जी का है। निंदा रस की बात होगी तो भैया निंदा वर्ड जरूर दिखेगा, धृतराष्ट्र वर्ड दिखाई देगा। अगर रॉबर्ट नरसिंह होम चैप्टर का होगा, कन्हैयालाल स्वागत का, तो जरूर आपके गद्यांश में नस्तर, मदर टेरेसा, जो जितनी बूढ़ी उतनी अधिक मुस्कान में, ये अगर आप सभी प्यारे बच्चों को जो जो मैंने बताया कीवर्ड अगर ये दिखेगा तो समझ जाना इस चैप्टर से है। और सबसे पहचानना इंपॉर्टेंट बेटा यही है, क्योंकि अगर पाठ का नाम, लेखक का नाम आपने सही लिखा है तो आपको एग्जामिनर समझ जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा है और इसने सही लिखा है। बाकी 4 क्वेश्चन का जवाब तो बेटा उसी गद्यांश में होता है। चैप्टर वाइज सबसे पहले बता देता हूं आपको कौन कौन तैयार करना है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। बेटा ये आपका पहला चैप्टर हमारे राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव अग्रवाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहां पर आप जल्दी जल्दी मेरे साथ इस गद्यांश को सॉल्व करते चलो। राष्ट्रीयता वर्ड बहुत बहुत बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारा भूमि वर्ड दिखाई दे रहा है, तो मैंने बोला पृथ्वी वर्ड दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसे वर्ड आपको दिखाई दे तो भैया राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और लेखक कौन है हमारे? वासुदेव सरल अग्रवाल। क्लियर है? सारे प्यारे बच्चे जो भी पोल नहीं किए एक बार पोल जरूर कर देंगे, ठीक है। बोल रहा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। जब भी गद्यांश सॉल्व करो, जो क्वेश्चन दिया है देखो गद्यांश में कहां जिक्र है, निर्मूल पूछ रहा है तो बेटा निर्मूल वर्ड यहीं आसपास होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो निर्मूल वर्ड यहां दिया है। तो भैया जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। या पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? जननी पूछ रहा है तो जननी पूछेगा तो जननी वर्ड देखोगे तो यहां जननी है। या पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। भूमि का निर्माण किसने किया और कब से? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। क्लियर है? हर एक बच्चा भैया जोरदार तरीके से जो शेयर नहीं किया है शेयर कर देगा। दूसरा आपका गद्यांश इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। लेखक भैया वासुदेव अग्रवाल जी इस चैप्टर में क्या बताए कि अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए
भूमि, जन और संस्कृति 3 महत्वपूर्ण अंग है। तो वही बोल रहा है कि भैया मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है पृथ्वी और मनुष्य न हो, तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। ये भी हमारे राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव सरल अग्रवाल से लिया गया। तो गद्यांश हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हो जाएंगे वासुदेव अग्रवाल। जोरदार तरीके से शेयर, जो बच्चा नहीं कर रहा है शेयर कर दे, ठीक है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है भैया? पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं भाई? पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो भैया पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ठीक है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे बच्चों, अगर आपको गद्यांश में दे कि ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जिस भी लेखक का रहेगा शुरुआत करो। जैसे ये वासुदेव अग्रवाल जी का है, तो वासुदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार भैया माता, जितना दूर दिया उसको अंडरलाइन कर देना है। पृथ्वी माता है, जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो पृथ्वी, भूमि माता, मैं उसका पुत्र हूं, ठीक है। तो भैया वासुदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार भैया माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है और क्या करती है? हमारी देखभाल करती है, उसी प्रकार पृथ्वी भैया हमें अन्न देती है। इसी के धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता का ही समान हमारा पालन पोषण करती है, तब पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तीसरा इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है बेटा, एक बार जो भी बच्चा सेशन को लाइक नहीं किया है और जो बच्चा पोल नहीं किया है वो सारे बच्चे कर देंगे। धरती माता की कोख में भैया जो अमूल्य निधियां भरी, ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जो तीसरा मैं कर रहा हूं। पहला दूसरा तो 4-5 साल आया था, तीसरा उससे भी ज्यादा आया कि भैया धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार के मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अमदुख के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। संदर्भ हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, हमारे लेखक हो जाएंगे वासुदेव सरल अग्रवाल जी। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है भैया, सेम वासुदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता की गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है, ठीक है। धरती मां को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो भैया धरती माता की कोख में जो मूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। जोरदार तरीके से जो बच्चे शेयर नहीं किए, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है भैया, ठीक है। किसने सजाया है? तो भैया लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार की मिट्टी से पृथ्वी की देह को सजाया है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक अमदुख के लिए क्या आवश्यक है? तो भैया आर्थिक अमदुख के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। और पूछ रहा है कि धरती में ये अमूल्य निधियां कहां भरी हैं? तो भैया अमूल्य निधियां धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। क्लियर है? सारे बच्चे बताएंगे यस सर, क्लियर है? हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में, जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत अच्छी बात है भाई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। 2 घंटे लूंगा, उससे 2 घंटे में सब कुछ सुपर फास्ट रिवीजन करा दूंगा। बस आप बेजोड़ तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करते चलो, और ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। सारे बच्चे, जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है बाबू? सर अब हम लोग की मुलाकात नहीं होगी। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये तो है, पर जितना मैंने आपको कराया हूं ईमानदारी से अगर तैयार किए होगे तो आज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप पेपर में ना करके आओ। क्लियर है सर? बात करते हैं बेटा आगे। हमारा मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक के फूल के 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। 100% देख लो कि भैया मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले भी ना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती तो वैसा एक संघर्ष आरंभ हो जाता। मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। ये हमारे अशोक के फूल और अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। पंडिताई किस प्रकार एक बोझ है? तो भैया विद्वता से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार मनुष्य के लिए बोझ बन जाता है। अंततः पंडिताई अहंकार रूप में एक बोझ है। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है? तो प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की बदलती मनोवृत्ति के परिणाम की विवेचना की गई। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? तो भैया प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है। लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है? तो भैया, और यहां पर ये 2 आपका जो चैप्टर से है वो आपको करना है। दूसरा जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है कि भैया कहते हैं
दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। भैया शायद शायद जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, फटाफट से सेशन को जो बच्चा लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देगा, ठीक है? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है भैया। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का खड़ा ही है। तो भैया ये हमारा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम क्या है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो भैया द्विवेदी जी कहते हैं कि संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाते हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे आगे बढ़ जाता है भूलकर, ठीक है? अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे बताया गया है? तो भैया अशोक को विस्मृत करने का आधार किसको बताया गया है? स्वार्थ वृत्ति को माना गया, ठीक है? लेखक ने दुनिया का व्यवहार किस तरीके से बताया? तो भैया लेखक ने दुनिया का व्यवहार बताया कि ये दुनिया में भैया केवल उसी को याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, ठीक है? बेटा सर जी पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, बेटा जितना करा रहा हूं बस लास्ट टाइम उतना रिवीजन कर लो। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया? सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा ही कहा गया है, बहुत अच्छी बात है। ये दो आपके अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश था। बात करते हैं भाषा और हमारे तीसरा चैप्टर भाषा और अनिता सुंदर रेड्डी जी की। तो भैया भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है, स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर ही परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। हमारा किससे लिया गया? सुंदर पंचलाइट कहानी भी करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? आपका हिंदी का व्याख्या नहीं आता, कैसे लिखे? हिंदी का व्याख्या नहीं आता तो जिस भी लेखक का है वो रचना सिंपली लिखो कि भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, और जितना दूर दिया उसको अंडरलाइन, उसी को बस अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ के कर दो, वही आपका हो जाएगा। ये हमारा सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा नामक निबंध से उद्धृत है। किसकी गति विज्ञान के प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है? किसकी गति विज्ञान के प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है? संस्कृति परंपरा निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसी की गति विज्ञान के प्रकृति के साथ जोड़ी है। किसकी? संस्कृति की। भैया उद्धृत का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना, परंपरागत का परंपरा से चली आ रही संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भैया संस्कृति से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, तो इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? परिवर्तनशील और गतिशील। भाषा के परंपरागत प्रयोग किसके लिए पर्याप्त नहीं है? तो भैया नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के, यहीं पर लिखा है कि नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। क्लियर है? ये आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार जोरदार तरीके से बेटा, डर लग रहा है तो डर लगने के लिए लास्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी मैं बता दूंगा, बस एक बार शेयर जरूर कर दो सभी प्यारे बच्चे, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं भाई, फटाफट से, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है? सर यहां पर इतना लाइव वॉचिंग चला, बेटा फेक वॉचिंग पे कहां जाते हो? फेक वॉचिंग पे कहां जाते हो? फेक वॉचिंग पे मत जाया करो। भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर, ठीक है? यहां पर जितने बच्चे देख रहे हो उतने बच्चे पोल में भी है, ठीक है? क्लियर? बहुत अच्छी बात है। जितना मैं करा रहा हूं उतना करके जाओ, फिर जब बोर्ड एग्जाम से निकलोगे तो जुबान पर एक ही नाम रहेगा और वो रहेगा शुभम क्लासेस। इतना मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है? यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कोई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए, वैसे ही नए शब्दों का गठन में अनजाने में अनायासी होता है। भाषा की बात हो रही है तो भैया हमारा चैप्टर ये भाषा और अनिता, और इसके लेखक सुंदर रेड्डी जी है। भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है, ठीक है? तो भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, ये आपका दूसरा हो जाएगा। नए शब्दों का गठन किस स्थितियों में होता है? नए शब्दों का गठन किन स्थितियों में होता है? दैनंदिन का अर्थ क्या है? प्रतिदिन होने वाला, ठीक है? और अनायास का अर्थ है बिना प्रयत्न के। दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो दैनिक व्यवहारों में भैया हम अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। ये आपका हो जाएगा किसमें? ये हमारा भाषा और आधुनिकता में, ठीक है? बहुत ही अच्छी बात है। जल्दी से, नए शब्दों का गठन किन स्थितियों में होता है भैया? तो यहीं पर दिया है कि
नए शब्दों का गठन अनजाने में अनायास होता है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरे का आंसर, ये आपका हो जाएगा तीसरे का आंसर। बहुत अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग है सभी प्यारे बच्चों को। जो बच्चा पोल नहीं किया एक बार अपना मुझे मिशन जरूर बता दे पोल करके भाई कि कितना परसेंट टेम है, ठीक है। भाषा और अनेकता का नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना। चैप्टर का नाम ही आ गया भाषा और अनेकता। तो यहां तो बिल्कुल क्लियर है कि भैया ये हमारे सुंदर रेड्डी लिखित भैया भाषा और अनेकता से लिया गया, ठीक है। किसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है, किसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है भैया, ठीक है। तो वहीं पर दिया नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, वही सेम चीज अपने शब्दों में लिख दोगे। किसके गढ़ने मात से भाषा का विकास नहीं होता है, किसके गढ़ने मात से भाषा का विकास नहीं होता है, नए शब्दों के गढ़ने मात से भाषा का विकास नहीं होता है। और उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, तो भैया नवीन पारिभाषिक शब्दों, नवीन मुहावरों, नवीन लेखन शैलियों आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, ठीक है। ये तीन बेटा आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषा और अनेकता के थे, राष्ट्र के स्वरूप के थे। और आपको मैंने क्या कराया, सबसे इंपॉर्टेंट जो भैया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। सारे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत। सभी प्यारे बच्चा जो लाइक नहीं किया है वो फटाफट से लाइक कर दे और पोल में अपना ये बता दे। ये 3 चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इधर इस पीडीएफ के साथ में है जो आपके बचे 3 चैप्टर है भैया, जो हमारा, उनका मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा जो आपको तैयार करना है। मैंने बोला लास्ट टाइम पर मैं वही कराऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के 3 चैप्टर के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश थे वो मैंने कराया, बाकी चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी करा दिया है। और ये पीडीएफ दे दूंगा, तो जो बाकी 3 चैप्टर है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। अब हम सबसे पहले पद्यांश के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है वो देख लेते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तूने सुंदरी को। ये भैया किसान की पत्नी, कृषक ललना, लज्जाशील पथिक महिला, जल्दी से बता दो, ठीक है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। जितना करा रहा हूं सीक्वेंस वाइज लेकर चल रहा हूं, 100% इसको पूरा भरपूर तरीके से तैयार कर लेना। ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया, पवन दूतिका। और इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने कहती है, तो भैया राधा पवन दूतिका से कह रही है कि दिमाग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो भैया उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। राधा कृषक ललना के थकावट दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती है, वही सेम कि भैया थकी हुई अगर किसान की पत्नी दिखाई दे तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी थकावट को दूर कर देना। व्योम में आकाश, कृषक ललना में किसान की पत्नी और भूतांगना में स्त्री। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है, तो भैया विकृत वसना न होने के लिए कहती है। ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैकेयी का अनुताप, माता न कुमाता, ये आपके पद्यांश में रहेगा। कहते आते थे अभी निर्दयी, माता न कुमाता, पुत्र को पुत्र भले ही। हमारा ये किस चैप्टर से लिया गया है, हमारा ये कैकेयी का अनुताप मैथिली सड़गुप्त से लिया गया है। तो शीर्षक हो जाएगा कैकेयी का अनुताप, और भैया और रचयिता हो जाएंगे मैथिली सड़गुप्त जी। कैकेयी को भांगनी रानी क्यों कहा गया है, भैया कैकेयी जी ने क्या किया था, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भगवान राम को क्या किया था, वन भेजवाया था। तो इसीलिए भैया, इसीलिए अभांगनी रानी कहा गया, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो भैया पहला तो राम जी और दूसरा हमारा किसके बीच में संवाद हो रहा है, कैकेयी के बीच में। किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था, महास्वार्थ, भैया स्वार्थ के लिए ही तो कैकेयी जी ने राम को वन भिजवाया था, तो कैकेयी जी को ही महास्वार्थ घेर लिया था। नरदेही तथा गार्हस्थ्य, नरदेही में क्या होता है प्यारे बच्चों, नरदेही में लोक प्रजनन, गात्र में शरीर। सभी प्यारे बच्चे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले और दूसरे का आपका पद्यांश था वो तो मैंने कराया। इसके बाद ये भैया आपके जो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में है, ठीक है, ये वाला तुम मांसाहीन तुम रक्तहीन, ये वाला आपका जो भैया बापू के प्रति सुमित्रानंद पंत का, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भैया इसमें क्या कहते हैं भैया हमारे सुमित्रानंद पंत जी कि हे बापू, आप जिन सिद्धांतों के आधार पर खड़े हैं वे अमर एवं शाश्वत, इसलिए भविष्य की मानव संस्कृति को आपके ही आदर्शों पर खड़ा होना पड़ेगा। कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है, तो भैया गांधी जी, ठीक है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा, मानव संस्कृति को। गांधी जी का जीवन किसका आधार है, तो यह सत्य एवं अहिंसा का आधार है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, ये भी आपके मॉडल पेपर में, इसको भी देख लेते हैं। पाठ का शीर्षक भैया अभिनव मनुष्य और इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है, कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि यदि या किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक विनाशकारी हो सकता है। कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है भैया, कवि मनुष्य को इसलिए सावधान कर रहा है क्योंकि मानव
जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है वह किसी भी समय उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। किसकी धार बड़ी तीखी है? तो विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है। कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है? तो भैया कवि विनाशकारी यंत्रों और औजारों को फेंक देने के लिए सलाह देता है। मनुष्य को किस चीज की पहचान नहीं है? तो मनुष्य को वैज्ञानिक से होने वाली हानि के बारे में पता नहीं है। सारे प्यारे बच्चे, ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको गद्यांश पद्यांश लास्ट टाइम पर कराया। गद्यांश पद्यांश को कभी छोड़ना नहीं है। जो ट्रिक बताया है, जो पाठ का नाम, लेखक का नाम, उससे तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी 4 क्वेश्चन बेटा गद्यांश पद्यांश में से ढूंढ कर भी कर सकते हो। बाकी जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिया, जो लास्ट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है इस क्लास के पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सारे बच्चे बताएंगे। जो बच्चा बेटा लाइक नहीं किया, पहले तो प्यारे बच्चों लाइक कर दे फटाफट से। यहां तक जो भी बच्चा लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दे। ठीक है, फटाफट से, जल्दी से। हमारा 4 कहानी है, चारों कहानी के लेखक का नाम याद कर लो क्योंकि एमसीक्यू में पूछता है। और 2 कहानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो करा देता हूं। पहली कहानी आपका बहादुर और पंचलाइट, जो छवो सेट में था। बहादुर के लेखक अमरकांत जी, पंचलाइट के फणीश्वरनाथ रेणु जी, ध्रुव यात्रा के जयेंद्र कुमार और लाठी के हमारे शिवानी जी। बहादुर भैया, बहादुर कहानी देखेंगे तो बहादुर एक 12-13 साल का नेपाल का बच्चा है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। शुरू में भैया उसके साथ, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। फटाफट से ये दोनों कहानी देख लेते हैं। ठीक है, जो भैया हमारा अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भैया स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है भैया जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से डांट सुनकर भैया तंग आकर घर छोड़कर शहर चलाता है। निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु धीरे धीरे कठोरता बढ़ते लगती है। वह घर का सारा कार्य करता है बहादुर। इसके बाद उसके साथ गाली गलौज करते हैं। कौन? जो बड़ा बेटा रहता है किशोर। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। 11 रुपए का झूठी चोरी इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पुलिस तक की देने की धमकी दी जाती है। अंत में बेचारा वो करेगा क्या? बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, अपना सारा सामान छोड़कर। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं परंतु अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके कारण उसके इसी चरित्र कारण यह कहानी हमें प्रिय है। दूसरा जो हमें कहानी गोधन भैया हमारा पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक बच्चा है, लड़का है जो गांव की एक मुन्नी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुन्नी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है क्योंकि जब गुल्ली काकी ने शिकायत की तो भैया सरपंच क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं और गोधन को बाहर कर देते हैं समाज से। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाएंगे। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे लेकिन समस्या ये उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन क्योंकि सीधे सारे लोग जलाना नहीं जानते थे। मुंडी को पता था कि भैया गोधन पंचलाइट जला जानता है। वो बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देता है कि भैया पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुंडी की मां गुल्ली काकी काफी प्रसन्न होती है और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती है। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं भैया तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना और भैया पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते तथा खुशियां मनाते हैं। लास्ट टाइम के लिए ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या है प्यारे बच्चों? लास्ट टाइम के लिए सारे प्यारे बच्चे, जितने प्यारे बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, जो बच्चा वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार फटाफट से, जो भी प्यारा बच्चा ऐसा है बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार फटाफट से लाइक कर दे तो जल्दी से। यस सर, बहुत अच्छी बात है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ये 2 कहानी क्लियर है। 2 कहानी लास्ट टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट और बहादुर। और ये वाला ध्रुव यात्रा पीडीएफ के साथ दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। जो लास्ट टाइम पर आपको पत्र तैयार करना है, सीधे पत्र पर आते हैं। जो लास्ट टाइम पर इंपॉर्टेंट है भैया वही पहले तो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर वाला देख ही लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रेषक यानी यहां पर क्या लिखोगे? प्रेषक में अपना नाम, आपका एड्रेस और ये आपका दिनांक हो जाएगा। नाम, एड्रेस, दिनांक। प्राप्तकर्ता ये आपको यहां से मिल जाएगा। कहां से? महाप्रबंधक को लिखना है। महाप्रबंधक कहां के? उत्तर मध्य रेलवे के
और ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश। टीटी ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसी के संदर्भ में आपको शिकायत करना है। तो टीटी ने किया है तो भैया इसकी शिकायत आप करोगे, किसको करना है ये भी बता दिया। क्लियर है, सारे बच्चे बताएंगे। एक बार भैया जो बच्चा लाइक नहीं किया है, जो बच्चा लाइक नहीं किया एक बार बेटा लाइक जरूर कर दे, ठीक है। यस सर, बहुत अच्छी बात है। भैया देखो पत्र में ये हो गया, किसको कौन लिखा है, कहां लिखना है, ये दो चीज क्लियर हो गया, विषय क्लियर हो गया। अब महोदय समझा निवेदन है कि मैं दिनांक भैया इतने तारीख को वाराणसी से, मतलब यहां पर जो भी आपका जिला का नाम, वहां से मैं इस ट्रेन से वो कर रहा था यात्रा के दौरान मेरे डिब्बे में तैनात टिकट निरीक्षक टीटी ने यात्रियों के साथ अत्यंत अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार किया। जांच के समय उसने बिना कारण ऊंची आवाज में डांटा, फटकारा तथा गलत भाषा का प्रयोग किया। जब मैंने विनम्रता से अपनी आरक्षित टिकट दिखाई तब भी उसने बहुत देर तक परेशान किया। उसके व्यवहार से परिवार सहित सभी यात्री क्या हो गए, अत्यंत असहज हो गए। रेलवे यात्रियों की सुविधा और सम्मान की रक्षा के लिए है, परंतु इस प्रकार का व्यवहार आपकी सेवा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। अंत आपसे विनम्र अनुरोध है कि भैया टीटी के विरुद्ध उचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे भविष्य में यात्रियों की ऐसी असुविधा न हो। धन्यवाद। यहाँ पर भैया आपका नाम हो जाएगा भौदी करके, ठीक है। दूसरा, अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को गिफ्ट देने के लिए थैंक यू के लिए यूपी बोर्ड ने बोला है, तो भैया यहां पर प्रेषक में आपका नाम, एड्रेस और दिनांक हो जाएगा, किस डेट को इस पत्र को लिख रहे हो। प्राप्तकर्ता भैया दोस्त को लिखना है, दोस्त का नाम, दोस्त का एड्रेस, बिल्कुल क्लियर है, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है प्यारे बच्चों। यहां पर विषय क्या हो जाएगा, जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र, जन्मदिन पर भेजे गए उपहार हेतु धन्यवाद। अब अपने दोस्त को लिखना है, जो भी बच्चा वोट नहीं किया प्यारे बच्चों वो वोट जरूर कर दे फटाफट से, ठीक है। क्लियर है सारे प्यारे बच्चे, जो भी प्यारा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, भैया कखा का भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भैया। प्रिय मित्र, जो भी आपका मित्र का नाम रहेगा, स्नेह भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि तुम स्वस्थ और सकुशल होगे। मेरा जन्मदिन याद रखकर आपने जो सुंदर घड़ी भेजा है उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चुना हुआ उपहार न केवल उपयोगी है बल्कि समय का सदुपयोग करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आपका पत्र और जन्मदिन की शुभकामनाएं पढ़कर मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। ऐसे अवसर ही अपने रिश्तों की मिठास और मित्रता की गहराई का एहसास कराते हैं। मैं भी शीघ्र ही आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। आपके माता पिता को सारा प्रणाम करना। एक बार फिर से धन्यवाद। आपका प्रिय, आपका जो नाम है वो लिख सकते हो। ये आपका दूसरा पत्र है। खाता खोलने के लिए, अध्ययन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पत्र है, 2 मिनट में देख लो। खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को अगर बैंक का नाम मेंशन करेगा तो बैंक का नाम अपने मन से लिख देना, अगर नहीं मेंशन करेगा तो कोई भी बैंक का नाम लिख देना। किसको लिखना है, बैंक प्रबंधक को। तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, विषय क्या हो जाएगा, खाता खोलने के संदर्भ में, ठीक है। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं रमेश कुमार भैया इस कॉलेज वाराणसी छात्र का निवासी हूं। मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया किंतु किसी भी बैंक में खाता न होने के कारण अभी तक रुका हुआ है। मेरे पास सभी कागजात, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड मौजूद है। मैं भी खाता खुलवाने के लिए जो भी जरूरत होती है वो भैया सभी जरूरी कागजात आवेदन पत्र में संलग्न कर दिया, नहीं फोटो स्टेट दे दिया है। अंत आप सभी निवेदन है कि आपके बैंक में नया खाता खोलने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। बेटा जब भी पत्र लिख रहे हो, जहां पर अंत आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हो वहां पर बेटा आप पैराग्राफ चेंज कर देना, एक लाइन गैप करके। धन्यवाद। संलग्न में आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी और दिनांक, प्राथी कखग और ये आपका एड्रेस हो जाएगा। दूसरा जो पत्र भैया अध्ययन के लिए सेम स्टेट बैंक को लिखना है, क्वेश्चन में दिया है तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय को लिखना है। स्टेट बैंक और स्टेट बैंक में जो ब्रांच का नाम है उसका एड्रेस और विषय हो जाएगा अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु। अध्ययन के लिए चाहिए तो भैया सबसे पहले जो पढ़ाई कर रहे उसके बारे में कि महोदय समझा निवेदन है कि भैया मैं रवि कुमार बीएचयू से बीएससी 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने एमबीए द्वितीय वर्षीय में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए क्या करना चाहता हूँ, तैयारी भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन आबाद चलता रहे, इसके लिए मुझे 2.5 लाख की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई आपके द्वारा पद्धत ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्णतः शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। अंत आप सभी निवेदन है कि नियमानुसार तथा संभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। सभी उत्तर परीक्षाओं के अंक प्रत्याय प्रमाण पत्र, दिनांक, प्राथी कखग और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, एड्रेस। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। एक हम लोग नियुक्ति आवेदन पत्र भी देख ले रहे हैं। जो प्यारा बच्चा लाइक नहीं किया बेटा, एक बार जोरदार तरीके से, जो भी बच्चा लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दे। और यहां पर पोल में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आज कितना नंबर फोड़ कराओगे। जो भी बच्चा
वोट नहीं किया है फटाफट से वोट कर दे। किस विद्यालय के प्रबंधक के नाम, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखी। सेवा में किसको लिखना है, प्रधानाचार्य महोदय। किसी विद्यालय, तो विद्यालय का नाम हो जाएगा जो भी आपको समझ में आएगा, विद्यालय का एड्रेस। विषय हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो मान्यवर राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, नहीं पता चला है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का पद रिक्त है, जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन पत्र के साथ मैं अपने अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों आदि की प्रतिलिपियां संलग्न रूप में जमा कर रहा हूं। अंत आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित अमलों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। धन्यवाद। जो भी आपने पढ़ाई किया भैया, अंक पत्र और प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, और अगर कुछ स्पेशल अचीवमेंट है तो वो यहाँ पर लिख देना। बाकी यहाँ पर दिनांक और इधर आपका भौतिक ख और ये आपका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक जो भैया अपने शहर वाला रहेगा, तो ये टंकड़कर्ता वाला भी देख लो, ये भी करवाया है आपको। और ये नगर की सफाई हेतु, ठीक है, नगर की सफाई हेतु सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी नगर निगम वाराणसी। ठीक है, ये आपका एड्रेस होगा। विषय साफ सफाई में तो नगर में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई के संबंध में। ठीक है महोदय, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाली संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इधर हाल में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। ठीक है, क्लियर है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एमसीक्यू के लिए बता दे रहा हूं बेटा, बस वही कर लेना। ठीक है, सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में भैया संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संकट वाले रोगों की फैलने की प्रबल आशंका है। अंत आपसे निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाया जाए, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही न मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। दिनांक, भौतिक ख और ये आपका एड्रेस। पत्र तीन ही तरीके का आएगा। ठीक है सर, कोई लाइक नहीं कर रहा है भाई, लाइक कर दो, हमारी आपकी आखिरी क्लास है। ठीक है, जो बच्चा लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दे। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनो। पहला पत्र नियुक्ति आवेदन पत्र आएगा, दूसरा बैंक को, तीसरा संबंधित अधिकारी को। तीनों पत्र करा दिया लास्ट टाइम पर इस पीडीएफ के साथ। 8 पत्र मिलेगा, बस ये पढ़ जाना, इसी में से आपका 100% 6 नंबर का काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी पोल नहीं किया पोल कर देगा। निबंध के लिए बात करेंगे। देखो निबंध में कुछ चीजें याद रखना, कहानी की तरह मत लिखना, कभी भी निबंध को पहले मत करना और बहुत बड़ा निबंध लिखने की कोशिश मत करना। 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से देखना कि कौन सा आप कर पा रहे हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कितने पेज में लिखना है, 3 पेज मैक्सिमम। देखो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आतंकवाद की समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, दहेज प्रथा साई समाज का पथ प्रदर्शक है, नारी सशक्तिकरण, नई शिक्षा नीति और विज्ञान वरदान अभिशाप। कल की क्लास में मैंने 5 करा रखा है, वो 5 का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। बाकी सभी बच्चे के पास मोबाइल है, वो जल्दी जल्दी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एआई पर डाल देना कि भैया निबंध दो कक्षा 12 के लिए, वो दे देगा, उसको पढ़ जाना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट पढ़े रहोगे सारे टॉपिक पे तो आप आराम से बनाकर लिख दोगे। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर ये सारा 5 निबंध मैं इस पीडीएफ के साथ दूंगा। एक नजर 10 मिनट के अंदर सारा पढ़ लेना कि भैया क्या क्या टॉपिक और क्या क्या चीजें इसमें हम लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। जो लास्ट टाइम पर संस्कृत खंड के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है वो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी नम सुखम, सुखार्थी व तजेद विद्या विद्यार्थी व तजेद सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अगर सुख की इच्छा, सुख की कामना रख रहे हो तो विद्या अर्जित करने की इच्छा कामना छोड़ दो, और अगर विद्या अर्जित करना है तो सुख की कामना छोड़ दो, क्योंकि जो विद्या है वो भैया बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। सुभाषित तत्तानी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो यह श्लोक संस्कृत दिशा के सुभाषित तत्तानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इससे सुख की इच्छा वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। आशय है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो आराम या सुख की कामना वाला है उसे विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देना चाहिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्याय मधुरम काव्यम तस्मात् भी सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में सबसे मुख्य, प्रधान और दिव्या अलौकिक, गिरवाण भारती। गिरवाण भारती देवों की वाणी संस्कृत। भाषाओं में जो संस्कृत है वो सबसे प्रधान, सबसे मधुर, सबसे अलौकिक है। तस्याई मधुरम काव्य, मुझसे भी अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मात् भी सुभाषितम, और उस काव्य से भी अधिक
मधुर क्या है भैया? उसके सुभाषित सुंदर वचन, सुंदर कथन या सुंदर सुक्तियां। ये भी हमारा सुभाषित तत्नानी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला श्लोक है। न चौरार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वेव कृत्य वर्धते नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। जितने श्लोक बता रहा हूं सुभाषित तत्नानी का, आंख मूंद कर तैयार कर लो। ये हमारे श्लोक में संदर्भ में बस यही लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिशा के सुभाषित तत्नानी नामक पाठ से लिया गया। न चौरार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भातृभाज्यम न भाई द्वारा बंटवारा किया जाता है, और न च भारकारी, और ये भार स्वरूप भी नहीं है। वह कृत्य वर्धते, जितना इसको खर्च करोगे उतना बढ़ता जाएगा। एवं विद्या धनम सर्वधनम प्रधान, यानी विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जो सभी धनों में श्रेष्ठ और प्रधान है। क्योंकि भैया न तो चोर चुरा सकता है, न तो राजा छीन सकता है, न भाई द्वारा बंटवारा किया जा सकता है, और भार स्वरूप भी नहीं है। और यही एकमात्र ऐसा धन है जिसको जितना अधिक खर्च करोगे वह बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परोक्षे कार्यंतारम प्रत्यक्षे प्रिवादिनम परजते तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे पीठ पीछे, कार्यंतारम कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे सामने, प्रिवादिनम मीठा बोलने वाले, यानी पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोलने वाले, वर्जिते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए। विस्कुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए प्यारे बच्चों, जो पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने पर लगाओ। लेकिन सर बेटा, जो भी बच्चा लाइक नहीं किया, 14,000 लाइक है, फटाफट से इसको 20,000 तक पहुंचा दो। ठीक है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे पिबंधनम, जिस तरीके से भैया क्या चीज कि जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला हो लेकिन सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार से ऐसे भरे घड़े के दूध को हम नहीं पिएंगे जो घड़ा दूध से भरा तो हो लेकिन उसमें विष मिला, क्योंकि ऐसे दूध को अगर हम पिएंगे तो मृत्यु को बुलावा देना। उसी प्रकार ऐसे मित्र से दोस्ती करना जो पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने पर लगाओ लेकिन सामने मीठा मीठा बोल रहा हो, वो भी मृत्यु को बुलावा देना ही है। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यह भी सुभाषित तत्नानी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भैया दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। जबकि भैया इसकी विपरीत जो सज्जन रहते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति किसके लिए होता है भैया? दूसरों की रक्षा के लिए होता है। ठीक है, ये तो आप सभी बच्चे याद कर जाओ। क्लियर है? सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक है, इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में जो महापुरुष होते हैं वो एक रूप रहते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पिंडित नहीं होते, अपितु सम स्वभाव से सुख और दुख दोनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये एक ऐसा श्लोक है जो महामना मालवी का है, जो 5 से 6 साल आया। ये वाला भी देख लो, ये वाला जयंती ते महाभागा जन सेवा, ये हमारे महामना मालवी का है। ठीक है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत इसका के महामना मालवी नामक पाठ से अवतरित है कि भैया जन सेवा में लगे महापुरुष की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। ठीक है, यह भी हमारा विद्वानों ने शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्यम प्रीतवाणी को ऐसी गौ कहा है संस्कृत इसका का कि जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है और पापों को नष्ट करती है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश हो सकता है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पट्टू पत्रकार आसित। तो महामना भैया विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, परमस सर्वोच्च गुण जन सेवा, किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ठीक है, लोक सेवा या तो कुत्रापि एम जनान दुखतान, ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पिंडी देखते तत्र सशीघ्र में उपस्थित, वहां शीघ्र उपस्थित होकर सर्वविध सब प्रकार की क्या करते? सहायता करते। प्राणी सेवा, स्वादि प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। ये गद्यांश है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवी नामक पाठ से अवतरित है। ये आपका संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य, ये आपका यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में है, जो आपका संस्कृत भाषा महत्व में है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद में लालित भाव को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर किस तरीके का वॉच पहन के जाएं? बेटा वॉच आपको वैसा ही पहनना है जो डिजिटल वॉच ना हो। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर है भाई? क्लियर है? सर सबको बोल दो कि 30 के रिकॉर्ड हो जाएगा। भैया बच्चे ऑलरेडी शेयर करेंगे, इसीलिए आज मैं जरा शेयर करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, वो आप ऑटोमेटिक कर दोगे, मुझे पता है। ठीक है, जो बच्चा लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दे। 26,000 बच्चे हो गए, 30,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। सर हम, जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा, क्योंकि इसके बाद जस्ट शाम से इंग्लिश की तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये गद्यांश के लिए आपको इस पीडीएफ के साथ दे दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ डालना। बाकी जो 10 कराया हूं ये आपका 100% काम कर जाएगा लास्ट टाइम के लिए। ठीक है, व्याकरण बेटा, व्याकरण तो मैंने आपको न जाने कितनी बार करा दिया है। व्याकरण के लिए भी मैं बता दे रहा हूं क्या करना है लास्ट टाइम के लिए। साहित्यिक परिचय देख लेते हैं पहले। ठीक है, साहित्यिक परिचय में जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो बेटा व्याकरण सेक्शन जो मैंने आपको कराया है कल की क्लास में वो आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी 3 साल का भी कराया है। व्याकरण एमसीक्यू जितना करा दिया उतना सफिशिएंट है, बार बार उसी को कराने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम पर ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अभी 2 पेपर भी मैं कराऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक करके वीडियो को पोल जो बच्चा नहीं किया है फटाफट से पोल कर दे, हर एक बच्चा पोल कर दे भैया कि कितना परसेंटेज फोड़ने वाला है। साहित्यिक परिचय में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करा दे रहा हूं, ये टेबल के साथ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले महादेवी वर्मा जी का देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म भैया फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में 1907 में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनके माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गए। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया। इनके पति श्री रूपनारायण सिंह डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। 11 सितंबर को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। इससे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका साहित्यिक परिचय में भैया जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, आधुनिक युग की मीरा भैया छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक है। महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति क्या क्या सजा किया। इनका हृदय भैया अत्यंत करुणापूर्ण सौंदर्ययुक्त एवं भावुक था, इसलिए इनके साहित्य में वेदना की गहरी टीस है। कुछ वर्षों तक भैया यूपी विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार, मंगला प्रसाद प्रतिष्ठित से, और 1983 में भैया इन्हें क्या मिला, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये एमसीक्यू में पूछता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। जो बच्चे लव यू टू प्यारे बच्चों, जो बच्चे रचनाएं में निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगी, दीपशिखा, यामा अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला कड़ियां इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। साहित्यिक परिचय में 2 नंबर रचनाएं का तो अलग से हेडिंग बनेगा और कम से कम 5 से 6 रचनाएं आपको लिखना है। साहित्य में स्थान की बात करेंगे। निष्कर्ष रूप में भैया महादेवी जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार है। इनके भावपक्ष और कलापक्ष दोनों ही अति पुष्ट है। अपने साहित्यिक व्यक्तित्व और कृति के आधार पर हिंदी साहित्यकार में महादेवी जी का गरिमामय पद ध्रुव तारे की भांति अटल है। बात करेंगे दूसरा जो कवि का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी का जन्म काशी के सगुनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी को हुआ था। पिताजी का नाम देवी प्रसाद। बचपन में इनके पिता माता की मृत्यु हो गई, माता पिता की। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई शंभुनाथ पर आ गया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने। कुछ दिन तक बड़े भाई शंभुनाथ भी, जो इनके बड़े भाई सब कार्यभार कर रहे थे, वो भी चल बसे। अब सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। इन्होंने 3 शादियां की, लेकिन तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। इनके काम में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। अगर इनकी रचनाओं की बात करेंगे, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये एमसीक्यू में पूछता है। आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, कंकाल, तितली, रावती, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं। साहित्य में स्थान की बात करेंगे भैया अशरण प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। उनके काम में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण एवं चमत्कार है, किस्सा हृदय पाठक उसमें रसमग होकर अपनी सुध बुध खो बैठता है। निसंदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रतिमय तेजोमय मार्तंड है। दूसरा आपका सुमित्रानंद पंत का भी इंपॉर्टेंट है।
जो भैया लेखक के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो आपको करा दे रहा हूं इस पीडीएफ के साथ। 4 लेखक 5 कवि का दे दूंगा, वो कर जाना, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको देख लो कि भैया द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू व्यापारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती भी पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 1930 में बीएचयू से ज्योतिष 4, 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीएलएड की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों का अध्यक्ष एवं शेष शिक्षक कार्य करते हुए 18 मई को हिंदी का महान साहित्यकार संसार को सुना करके पंचतत्व में लीन हो गया। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में भैया जो हमारे आचार्य द्विवेदी जी उनका मूर्धन स्थान है, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक है। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा को डीलेट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है: अशोक के फूल, कुटच, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा नामदास का पोथा, ये सभी इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। जो भी बच्चा पोल में वोट नहीं किया फटाफट से वोट करके मुझे बता दे आज कितना % फोड़ने वाला है, ठीक है। आज कितना नंबर फोड़ कर आएगा, 95, 90, 85। भाषा शैली की बात करेंगे, द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, व्यवहारिक, परिमार्जित, खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के 25 शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतें, मुहावरों का भी प्रयोग किया गया। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गणितवात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक, वर्णात्मक आदि के दर्शन होते हैं। साहित्य में स्थान की बात करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों, उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। इसके बाद ये सारे आपके जितने भी लेखक और कवि रहेंगे, 4 लेखक 5 कवि का इसमें मैंने ऐड किया है, जो आपको क्या करना है, तैयार कर लेना। खंड का बेटा क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लो, और रस छंद अलंकार का भी मैं इसी के साथ दे दे रहा हूं। अब मैं आपको 2 पेपर कराने जा रहा हूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से बेटा, अभी जो बच्चे एमसीक्यू के लिए परेशान है, जो बच्चे व्याकरण के लिए परेशान है, वो बच्चा ध्यान से सुने। जो एमसीक्यू के लिए परेशान है वो बेटा क्या करे, जो बच्चा एमसीक्यू के लिए परेशान है, एमसीक्यू के लिए अभी क्लास के बाद आपको बेटा क्लास के बाद 2 साल का 7 सेट का पेपर दे दूंगा। एमसीक्यू उसमें टिक लगा हुआ है, सही सही क्वेश्चन कौन सा है, उसको बस लास्ट टाइम पर हट जाना। अब व्याकरण जितना कराया हूं क्लास, अगर पीछे वाला देखो, वो आपके लिए सफिशियंट है, ये बात समझ लेना, ठीक है। क्लियर है यहां तक सारे बच्चे? एक बार जो बच्चा लाइक नहीं किया, एक बार जो भी मेरा प्यारा बच्चा लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट से प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा लाइक नहीं किया जल्दी से, यस सर, यस सर, यस सर, फटाक से बताओ। जो भी बच्चा पोल नहीं किया है पोल भी कर दे, और जो बच्चा लाइक नहीं किया लाइक भी कर दे, ठीक है। पेपर भैया 2 ठो पेपर जल्दी जल्दी देख लेते हैं जो आपको लास्ट टाइम पर तैयार करना है। हाँ, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, जल्दी जल्दी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जवाब देते। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरुवारा मसीहा कृष्णा विदा, विष्णु प्रभाकर जी की क्या है, जीवनी है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी, भाषा और अनिता सुंदर रेड्डी। ये आपके जुबान पर बेटा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ये आपके जुबान पर। तार सप्तक का प्रकाशन, मैंने बोला तार सप्तक के प्रवर्तक पूछेगा गे जी, प्रकाशन पूछेगा 1943, दूसरा शतक पूछेगा 1951, तीसरा पूछेगा 1959। तो यहां पर प्रकाशन वर्ष पूछा है 1943। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर, महादेवी वर्मा जी को यामा पर, सुमित्रा पंत जी को चिदम्बरा पर, और कौन बच गया, राम अज्ञे जी को कितनी नौ में कितनी बार, यही 4 पूछेगा। यहां पूछा दिनकर जी को तो उर्वशी पर। आंसू की रचना कर, अभी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में आंसू आपने जिक्र देखा तो जयशंकर प्रसाद। कला और बूढ़ा चांद, अभी आपने सुमित्रानंद पंत जी की जब रचना पढ़ोगे तो वहां पर कला और बूढ़ा चांद है, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। और कामायनी रचना किसकी है भैया, तो ये आपको अभी जस्ट आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। तो आपको परीक्षा गुरु पहला, दूसरा जीवनी एपीजे अब्दुल कलाम, अमरकांत, सुंदर रेड्डी, 1943 उर्वशी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। इसी तरीके से आज पूरा लिख कर आना है। जो बच्चे कर ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी ये गद्यांश आपको कराया,
भूमि का निर्माण देवों ने किया है, व अनंत काल से उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा सख्त कर्तव्य। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। पृथ्वी सच्चे अर्थों में समय राष्ट्रीय विचारधारा की जननी है। गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, लेखक हो जाएंगे वासुदेव अग्रवाल। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। भूमि का निर्माण किसने किया? भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है। और ये कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है। अशोक वर्ड आपका आ गया, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया। लेखक ने दुनिया का किस तरीके से व्यवहार बताया? लेखक ने दुनिया का व्यवहार इस तरीके से बताया कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को भूलकर आगे बढ़ जाती है। लिखना कैसे है भैया? गद्यांश का राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव अग्रवाल, ये हमेशा ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को, वही किसान की पत्नी किसक ललना, पवन दूतिका, ठीक है। हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज्य का। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। जो जो लगती नाव पार, इस धारा सी जंग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्यम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। किस चैप्टर से लिया गया है? जल्दी से बताओ। जग का क्रम कैसा है? गंगा जी के किसके समान है? ठीक है। नव का नीला विकास कैसा है भैया? शाश्वत नव का नीला विकास। जल्दी से बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया? फटाफट से, फटाफट से। इसमें से अगर कोई भी कर ले रहे हो, कोई सा भी, वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, तीनों एक नजर देख लेना। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा कभी कराया, जयशंकर प्रसाद कभी कराया। तीन तीन रहेगा, जो एक करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। कहानी में जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात बता दूं, कहानी में 3 कहानी कोई रहेगा जिसमें से कोई एक करना है। सभी प्यारे बच्चे सारांश वाला करेंगे, ये बात दिमाग में बैठा लेना। उद्देश्य भी कराया, नौका विहार, सुमित्रानंद पंत, वेरी गुड। जो बच्चे कहानी में बहादुर, पंचलाइट, ये 2 तो श्योर है, बाकी एक और जो रहेगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। हो सकता है ऐसा है कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। तो जो भी सारांश वाला क्वेश्चन रहेगा वो वाला आप सभी प्यारे बच्चों को करना है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। खंड का जो आपके जिले का रहेगा वही वाला करना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। फिर ये आपका रहेगा संस्कृत खंड ख, महामना विद्वान वक्ता, ये महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक महामना मालवीय, संस्कृत विषय का महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिकों, नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका परम सर्वोच्च गुण जनसेवा सिद्ध। यत कुत्रापि अहम जनान दुखता नहीं, जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पिंडी देखते तत्र शीघ्र में उपस्थित, वहां शीघ्र उपस्थित होकर सर्वविध सहायता चक्रोता, सब प्रकार की सहायता करते, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। यहां पर दिया है सेम वही 2 पद्यांश दिया, सॉरी श्लोक दिया, न चौरार्यम न चराझार्यम न भातृवाज्यम न चभारकारी वह कृत्य वर्धते नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। सुभाषित तत्नानी का है, न तो चोर चुरा सकता है, न तो भाई द्वारा बंटवारा किया जा सकता है, न चोर चुरा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बंटवारा किया जा सकता है, और ये भार स्वरूप भी नहीं है। और जितना अधिक खर्च करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ और प्रधान है, क्योंकि भैया ना तो चोर चुरा सकता है, ना भाई द्वारा छीना जा सकता है, और न ही राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई द्वारा बंटवारा किया जा सकता है। और यही एकमात्र ऐसा धन है जिसको जितना अधिक खर्च करोगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो भी मेरा प्यारा बच्चा, बेटा YouTube का सिस्टम हैंग हो चुका है, जो भी प्यारा बच्चा लाइक नहीं किया, बेटा स्केच वगैरह मत यूज करना, ठीक है। जो भी प्यारा बच्चा लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दे। 4 रहेगा व्याकरण में, तलवार की धार पर चलना, टक्का सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, बड़ा चढ़ाकर बोलना, दाल में काला होना, गड़बड़ होना। 4 रहेगा, कोई मात्र एक करना, ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। गद्यांश है, गद्यांश में अपठित गद्यांश में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जैसे यहां पर दिया, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला एक कोशिका जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वही जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भरा आता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बना
बन गया। मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? अब आपको देखना है कि तत्व की प्रधानता का जिक्र कहां पर हुआ है। ठीक है, तत्व की प्रधानता यहां पर जिक्र हुआ है, तो इसी के आसपास मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? तो मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। क्लियर है? मंगल की ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? तो यहीं पर इस ग्रह की मिट्टी लाल है। तो भैया यहां पर हवा की उपस्थिति में वहीं जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व आने वाला जीव कौन कौन सा है? ये भैया जीव है। ठीक है, जीच लिख दिया है, कोई बात नहीं। सर्वप्रथम अस्तित्व आने वाला जीव भैया अमीबा एवं पैरामीशियम। ये आपका बिल्कुल इसी तरीके से आएगा जो आपको करना है। ठीक है, फिर दो रहेगा जिसमें करना है वसन और व्यसन का, भैया वस्त्र और आदत हो जाएगा। ठीक है, अंबुज और अम्बुज का जल्दी जल्दी बताओ इसमें। ठीक है, इसमें रहेगा 11 में क ख ग घ, जो आपका क्वेश्चन संख्या आपको सही डालना है। विधि का कानून और तरीका, नाक का सर्प और हाथी, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। ठीक है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, इस सरोवर में अनेक कमल खिले। सम कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, अनुमोदन करने की कृपा करें। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, और इसके बाद रसछंद अलंकार आपका हो जाएगा। पत्र मैंने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए भी कराया, बैंक में खाता खोलने के लिए भी कराया। दोनों कराया, दोनों हो जाएगा। सारे बच्चे बताएंगे दोनों हो जाएगा। जितने मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, दोनों हो जाएगा। 20,000 लाइक के बहुत कम है, फटाफट से इसको 20,000 लाइक तक, जो बच्चा लाइक नहीं किया है फटाफट से। अभी मैं आपके प्रश्नखंड क का सारा क्वेश्चन भैया ट्रिक के साथ कैसे करना है नहीं आएगा, ख वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला जो मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए बने रहना है। हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा। निबंध देख लो भाई, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास, समाचार पत्रों की भूमिका। कोई एक ही करना है। ठीक है, कोई एक ही करना है। ये आपका यूपी बोर्ड वाला है, देख लिया जाए जल्दी से। शाम से इंग्लिश में लग जाना है। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है? श्रीधर पाठक। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित किया गया है। तो भैया किसको संपादित किया गया? आनंद कादम्बनी को। पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा श्रीधर पाठक। दूसरा हो जाएगा पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार गोविंद वल्लभ पंत जी। और आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय रामचंद्र शुक्ल जी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज ने संपादित किया आनंद कादम्बनी का। बात करते हैं, ये आपके बेटा एमसीक्यू जो यूपी बोर्ड ने जारी किया। ठीक है, प्रयोगवाद की विशेषता है नवीनता के प्रति आग्रह। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? और निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? मैथिली गुप्त के कवि। ये तो भैया आपको द्विवेदी युग, ये वाला क्वेश्चन अगर कोई गलत कर दे चैप्टर वाला, महाप्राण के नाम से कौन विख्यात है भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, क्लियर है? ये आपका हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? द्विवेदी युग। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और नेक्स्ट है भैया, निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? नागार्जुन और मैथिली गुप्त किस युग के कवि? द्विवेदी युग। और महाप्राण के नाम से भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाना जाता है। और प्रयोगवाद की विशेषता नवीनता के प्रति आग्रह। ये आपके यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है जो एक नजर में हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, यह अनुभव कितना चमत्कारी कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी वह उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीप की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की। मैंने आपको बताया था अगर गद्यांश में जो जितनी अधिक बूढ़ी उतनी अधिक मुस्कानमयी है, तो इसका बस एक ही संदर्भ हो सकता है, और वो संदर्भ हो सकता है कि भैया हमारे रॉबर्ट नरसिंह होम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो सिंपली क्या लिख सकते हो कि भैया रॉबर्ट कन्हैयालाल सागर जी कहते हैं कि वृद्धा नर्सों में पता नहीं किस दीपक की ज्योत जल रही है, जीवन को जागरूकता से जीने की, जीवन को एक दिशा या लक्ष्य देने की, या अपने जीवन को दूसरे की सेवा में लगा देने की। यह नर्स एकाग्र जीवन जीती हैं, उनमें एक विश्वास होता है, भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा का अंतर देखने को मिलता है और यह रहेगा भी, लेकिन प्यार और सेवा के विश्व की यह सर्वोत्तम ज्योति सबके हृदयों में जलती रहेगी। और दूसरा किससे? अशोक का जो सम्मान कालिदास से मिला, भैया अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी से। ठीक है,
संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? कालिदास जी ने। ये तीसरा क्वेश्चन है, गद्यांश का उद्देश्य कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? और लेखक ने किसके मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है? तो आप सभी को पता है भैया, लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नरसिंह होम में समर्पित भाव में से सेवारत और सर्वाधिक वृद्धा नर्स मार्गरेट की मुस्कान में जीवन का चित्रांकन किया है। सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है, वह है सेवा और प्यार की ज्योति। यही ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। जो भैया आपको मैंने बोला गद्यांश के लिए, ये दोनों यूपी बोर्ड ने आपके लिए जारी किया। यूपी बोर्ड वाला भी करा दे रहा हूं लास्ट टाइम के लिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सारे प्यारे बच्चे, ठीक है। सारे प्यारे बच्चे, क्लियर है? बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू। जो बच्चा लाइक नहीं किया फटाफट से, फटाफट से भाई। बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तुम मांसाहीन, तुम रक्तहीन, अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, ठीक है। ये भी आपके किससे लिया गया? जल्दी से, ये मैंने आपको बताया कि असावधान मनुष्य, विज्ञान है तलवार, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है भैया। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर का। भैया रामधारी सिंह दिनकर मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि मनुष्य पहला वाला किससे लिया गया? कमेंट सेक्शन में जवाब दो। हे मनुष्य, यदि सिद्ध हो चुका है कि तुम अभी एक शिशु के समान अज्ञानी हो, तुम अपने ही हाथों अपना सर्वनाश करने पर तुले हुए हो, तुम्हें फूल और कांटों की कुछ भी पहचान नहीं, अर्थात तुम्हें यह पहचान नहीं कि तुम्हारे लिए क्या लाभदायक और क्या हानिकारक है। अणुबम का प्रयोग करके विज्ञान पर गर्व करने वाले मनुष्य ने अपनी अबोधता और विवेकहीनता को सिद्ध कर दिया है, ठीक है। कवि ने भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को यह चेतावनी दी कि यदि तू अभी सावधान नहीं हुआ तो तुझे विज्ञान के दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। और भैया किसको तलवार बताया है? कवि ने तलवार किसको बताया है? तो भैया विज्ञान को, ठीक है। रसचंद अलंकार का पीडीएफ बेटा भी भिजवा दे रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बताओ वो वाला बापू के प्रति सुमित्रानंद पंत जी, बिल्कुल सही है बेटा। देखो तुम लोग की तैयारी लगभग लगभग हो चुकी है, बस तुम लोग डरो मत, ठीक है। डरने इन द सेंस कि अगर थोड़ा सा भी डर रहेगा तो जो 90 आने वाला रहेगा वो 85 पर रुक जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो रुके, ठीक है। जो यूपी बोर्ड ने बोला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे पहले कराया हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कवि के लिए भैया हमारे बोले हैं कौन? जो यूपी बोर्ड के मान जयशंकर प्रसाद, अज्ञे जी, अध्यक्ष सिंह उपाध्याय, हरिओत जी, ठीक है। ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, फटाक से कर दोगे। लाठी अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा करिए। मैंने बोला एक रहेगा कि अपने शब्दों में सारांश करिए या तो समीक्षा, तो समीक्षा वाला में करना ही नहीं है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। 3 ऑप्शन में रहेगा, ये समझ लो। खंड का हो ही जाएगा। इसके बाद संस्कृत भाषा महत्तम से, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है ही है, जो मैंने आपको करा रखा है कि संस्कृत साहित्य सरस है, संस्कृत का साहित्य सरस है, और इसका व्याकरण क्या है? सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद में लालित भाव को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है, दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। ये भैया आपका पहला वाला, न चौराहार्यम न चराचार्यम, कई बार करा चुका हूं, ठीक है। और पहला वाला आपका संस्कृत दिशा से सुभाषित अपनाने से विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, ये तो भी कई बार कराया हूं, हो जाएगा आपसे। सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अगर मगर करना भैया, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, ठीक है। फिर ये आप दोनों कर लोगे। ये वाला यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में है, इसको मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। अविराम, अभिराम, भवन और भुवन, जल्दी से घर और संसार, ठीक है। मित्र का, दोस्त और सखा, लक्ष्य का क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी, कोई दो ही करना है। वायु का हवा, और क्या हो जाएगा भैया? पवन। कम बोलने वाले को मितभाषी, जो कीचड़ से उत्पन्न होता हो, पंकज, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तुम मुझे
पुस्तक दे दो, ठीक है। फिर सेम यूपी बोर्ड ने भैया दो बोला है, उत्तर मध्य रेलवे वाला और जन्मदिन वाला, दोनों करा रखा है, पहले ही अभी कराया। और यूपी बोर्ड ने भैया जो आपके लिए मॉडल पेपर बोला कि बेरोजगारी भी देंगे, पर्यावरण भी देंगे, आतंकवाद भी देंगे, ये दो तो इसमें मैंने कल ही के क्लास में कराया था। जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है? फटाफट से बारी बारी मैं आपका 20 मिनट और लूंगा, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको क्विक रिवीजन करना है और कैसे चीजों को लेकर चलना है। सारे बच्चे क्लियर है भाई? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। पहले यही बता दूं कैसे कैसे लास्ट टाइम पर रिवीजन करो। देखो शुरू से आते हैं, खंड क से, खंड क से आते हैं, ठीक है। ध्यान से 5 से 7 मिनट। पहला देखो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के रिवीजन के लिए क्या करो कि 2 साल का पेपर अभी मैं आपको टेलीग्राम में डलवाता हूं, जिसमें सॉल्यूशन के साथ है। 70 140 क्वेश्चन वो कर डालो, बाकी जितना किए हो क्वेश्चन बैंक से एक बार रिवीजन कर डालो, इतना आपके लिए सफिशियंट है। और जो मेरी क्लास में पहले का किए हो वो आपके लिए बहुत इनफ है, लेकिन वीडियो मत देखो। अभी क्या करो कि भैया 2 साल का पीडीएफ भेजूंगा, उसको वहां से सारे 140 क्वेश्चन को तैयार कर लो, बाकी क्वेश्चन बैंक से एक बार सारा एक नजर देख डालो कि एटलीस्ट तैयार रहे। गद्यांश पद्यांश के लिए चैप्टर वाइज लेखक और पाठ का नाम, लेखक और कवि का नाम याद कर डालो। कीवर्ड जो इस पीडीएफ में है उसको अच्छे से पढ़ डालो। बाकी चैप्टर वाइज इसमें गद्यांश पद्यांश सॉल्यूशन के साथ इसीलिए दिया था ताकि आप लास्ट टाइम पर रिवीजन कर सको, तो उसको पढ़ डालो। इसके बाद आ जाओ साहित्यिक परिचय पर। जो जो इंपॉर्टेंट आपके लेखक के बताया हूं उसको एक बार पढ़ डालो, रचनाएं अच्छे से एक जगह कॉपी पे लिख लो पेज पर, ठीक है। सेम चीज कवि के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने बोला था 3-4 लेखक का और 3-4 कवि का, उसको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बस उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। कहानी आपकी बहुत बार हो चुकी है, आप अच्छे से उसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बात करेंगे आपके खंडकाव के लिए, उसको भी अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन बैंक से जो भी एक का खंडकाव, उसकी खंडकाव की कथा वस्तु अपने शब्दों में, खंडकाव में जो भी प्रमुख बात है उसका चरित्र चित्रण अच्छे से कर डालो, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चे? इसके बाद देखो ये हो गया खंड का। इसके बाद आ जाओ संस्कृत खंड। जितने श्लोक मैंने करा दिए वो आपके लिए सफिशियंट है 7 नंबर का। बाकी संस्कृत का चैप्टर वाइज गद्यांश का जो महामना मालवीय संस्कृत भाषा महत्तम कराया वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें पीडीएफ के साथ आपको और चैप्टर के आपको मिल जाएंगे जिससे आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं व्याकरण सेक्शन। व्याकरण सेक्शन मुझे नहीं लगता अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो बहुत प्रैक्टिस हो चुका है। व्याकरण बहुत ही सरल आएगा, सब में अथवा लोकोक्तियां मुहावरे कर ही लोगे, पर्यायवाची करे लोगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर ही लोगे, ठीक है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर वो भी ऑप्शन में रहेगा, कर ही लोगे। 4 रहेगा, 2 सही करना है। तो व्याकरण के लिए प्रैक्टिस मत करो, क्वेश्चन बैंक से अगर करना है, नहीं तो व्याकरण के लिए 2 साल वाला जो वीडियो है उसको 2x या 2.5x से देखना चाहो तो देख सकते हो। रसचंद अलंकार का पीडीएफ दे देना, उससे कर लो। पत्र मैंने जो 8 कराया था इस पीडीएफ में भी है, उसको कर लोगे। पत्र आपका 100% एक आएगा और उसी में से एक ही करना है। निबंध 5 इसमें से दिया हूं इस पीडीएफ में, 5 इसको तैयार कर लेना। बाकी जो टॉपिक दिया हूं टॉपिक से आप निबंध को डालना एआई पे कि भैया इस पे निबंध दो क्लास 12 का, तो वो आपका 100% हो जाएगा। अब लास्ट टाइम पर देखो कॉपी में किस तरीके से आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना है। पहले तो क्या क्या लेकर जाना है, पेन वगैरह सब बच्चे ले चुके होंगे, जो नहीं लिए होंगे जाकर ले लेंगे। एडमिट कार्ड एक जगह रख लेंगे, 11th का अगर उसके साथ पंजीकरण वाला मिला तो वो भी रख लेंगे। बाकी आधार कार्ड भी पहले दिन लेते जाएंगे, ठीक है। और पेपर पैड वगैरह भी लेते जाएंगे, क्योंकि भैया क्या पता कैसा ब्रेंच मिले। इसके बाद ड्रेस, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या स्कूल ड्रेस में ही जाए। बेटा स्कूल ड्रेस में भी जा सकते हो, रोज वाले ड्रेस में भी जा सकते हो, मतलब कैजुअल ड्रेस, ठीक है, उसमें भी जा सकते हो। तो कोई सा भी ड्रेस में जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि स्कूल वाले ड्रेस में ही जाना कंपलसरी है। अब यहां पर बात आती है कि भैया कितने देर पहले निकलेंगे, तो पहले निकलना 12 बजे तक सभी बच्चे घर छोड़ देंगे, 12 बजे तक, ताकि 12:45 1 बजे तक पहुंच जाओ। आधा घंटा पहले दिन पहुंचना बनता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें कोई बच्चा न तो मोबाइल फोन ना तो स्मार्ट वॉच, अभी क्या है ट्रेंड में सब बच्चों के पास स्मार्ट वॉच है, तो भैया स्मार्ट वॉच नहीं लेकर जाना है, ब्लूटूथ नहीं लेकर जाना, टैबलेट कैलकुलेटर ये सभी कुछ नहीं लेकर जाना है, ठीक है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे किस समय में कितना समय, देखो सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना,
पूरे पेपर में आएगा सब कुछ, लेकिन शुरुआत ऐसे प्रश्नों से करना जहां से एग्जामिनर को लगे आप पढ़ने वाले। जैसे एमसीक्यू अगर सब आ रहा है तो शुरू के पेज में एमसीक्यू करो, शुरू के 2 पेज में अगर 10 नंबर मिल गया तो फिर एक बेस्ट इंपैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर पर। नहीं तो कहानी से शुरू करो, साहित्यिक परिचय से शुरू करो, ठीक है, इससे शुरू करो, पत्र से शुरू करो, व्याकरण सेक्शन, कहीं से भी शुरू करो। बस कहने का इतना सेंस है कि फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत ऐसे प्रश्न से करना जो 100% आपका बेस्ट हो। एमसीक्यू में सभी बच्चे सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखेंगे कि दूसरा का पहले का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का, ऐसा करेक्ट आंसर भी आपको लिखना है। और जो भी प्रश्न संख्या करो, प्रश्न संख्या 1 में आपका खंड क में 1 और 2 है, तो जो भी प्रश्न संख्या करो उसको 100% मेंशन कर देना। 10 एमसीक्यू है, 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगाना है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। इतने ज्यादा बच्चे देख रहे हैं इसलिए यूट्यूब का सिस्टम हैंग हो चुका है, ठीक है। ये आ रहे थे हम एमसीक्यू पे, तो एमसीक्यू को ऐसे लिख देना, जो बच्चा लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दे, ठीक है। सर आपकी याद आएगी, मुझे भी आप लोग की याद आएगी बेटा। गद्यांश पे बात करेंगे। गद्यांश में सभी प्यारे बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, गद्यांश में बेटा पाठ का नाम, लेखक का नाम एग्जामिनर देखता है, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है। बाकी जो 4 क्वेश्चन बचेंगे उनको बेटा ढूंढना गद्यांश में, उसी में आंसर मिलेगा। नहीं भी 1-2 आंसर आएगा तो भी उसी में से बनाकर लिख देना, छोड़कर मत आना, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं ले। सेम चीज पद्यांश गद्यांश का पहचानने का जो ट्रिक दिया है, पाठ का नाम लेखक का नाम तैयार कर लो, 100% ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद साहित्यिक परिचय में रचनाएं विशेष रूप से लिखना है, 2 नंबर उस पे है। लेखक का जन्म और मृत्यु का डेट कभी नहीं गलत होना चाहिए, माता पिता का नाम नहीं गलत होना चाहिए। ये जितने भी लास्ट टाइम पर आपके लिए है वो, और साहित्यिक सेवाएं, और ये हेडिंग लगा देना 2-3, जिससे आपका साहित्यिक परिचय एक बेस्ट साहित्यिक परिचय बन सके। कहानी का अगर सारांश लिख रहे हो भाई, तो सारांश के लिए कोई हेडिंग नहीं बनेगा, समीक्षा के लिए हेडिंग बनेगा। सारांश है, सारांश जो भी कर रहे हो, बहादुर कहानी करो, 10 मिनट के अंदर इसको कोई सा भी एक कहानी कर देना। खंड का जो भी आपके जिले का उस खंड का कर देना। संस्कृत खंड में संदर्भ और अनुवाद है। संदर्भ में बेटा आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम बताना है, सॉरी पाठ का नाम और बुक का नाम, संस्कृत इसका पाठ का नाम जो रहेगा, और अनुवाद करना है, ठीक है। ये आपका 2+5 7 नंबर का 10 मिनट में। और श्लोक भी सेम, संदर्भ अनुवाद करना है। व्याकरण सेक्शन बहुत ही सरल है, 4 रहेगा, कोई एक करना है 9वें में, तो 1 नंबर अर्थ पे, 1 नंबर वाक्य प्रयोग के। गद्यांश में 15 मिनट पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना, 3 क्वेश्चन उसमें रहेगा, तीनों क्वेश्चन को देखना कि गद्यांश में कहां जिक्र है, उसी के आसपास उसका आंसर मिल जाएगा। ये प्रश्न संख्या 11 का क ख ग घ। इसमें बेटा आपके ऑप्शन भरपूर दिए, जो भी सही ऑप्शन रहेगा वो आप कर जाना, व्याकरण आराम से हो जाएगा। रस छंद अलंकार में उदाहरण 1-1 नंबर की परिभाषा। निबंध में विषय हमेशा जरूर लिखना है सभी प्यारे बच्चों को, और निबंध को हमेशा सब हेडिंग से बनाकर लिखना, ठीक है। कितना कितना समय देना है ये एक नजर देख लेते हैं कि निबंध को 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, पत्र को 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, कहानी को 10 मिनट, खंडिकाओं को 10 मिनट, और रस छंद अलंकार को 5-5 मिनट। साहित्यिक परिचय 10 मिनट लेखक का, 10 मिनट कवि का। एमसीक्यू क्वेश्चन 10 मिनट में 10 करना है। हिंदी व्याकरण 20 मिनट में हो जाएगा। आपका गद्यांश संस्कृत गद्य का, गद्यांश और सुलेख 10-10 मिनट, और गद्यांश और पद्यांश आपके गद्य और काव्य के 10-10 मिनट। टोटल 165 मिनट आपको लगेंगे। हमेशा जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, खास करके साहित्यिक परिचय में, खास करके गद्यांश पद्यांश में, खास करके खंडकाव्य में, कहानी में जो भी क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन संख्या जरूर डालो। व्याकरण में जो कर रहे हो उसको आप सभी प्यारे बच्चों को जरूर डालना, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा है। यूट्यूब नहीं चल रहा है तो कमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है। आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं है, जो भी है भाई वो वाला भी ले जा सकते हो। कोई क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आना, ये दिमाग पहले दिमाग से बैठा लेना है। राइटिंग बेटा विशेष ध्यान देना है कि ऐसी राइटिंग लिखना है जिसपे बेटा, ऐसी राइटिंग आपको लिखना है जो आप पढ़ सको, ठीक है। और ज्यादा पेज भरने की कोशिश मत करना, टू द पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि बेटा क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। 10 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं, जो भी आपको पूछना है पूछ लो। मेरे तरफ से आपके लिए सब कुछ हो गया है। इस सारे क्लास का मैं पीडीएफ आपको अभी भिजवा दूंगा, ठीक है। एक बार जो बच्चे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, 10 मिनट आपके मन में जो भी है।
सभी बच्चे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेंगे शुभम क्लासेस को, वहां पर मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखेंगे, सारे वीडियो जितने आपको बन सकते थे, जो आपके लिए बेस्ट है, सब बता दिया हूं। बस अब टेलीग्राम पर जो है सब उसी से रिवीजन कर लेना, ठीक है। जल्दी से बताओ सर, आपकी बहुत याद आएगी, मुझे भी आप सभी प्यारे बच्चों की बहुत याद आएगी। जो भी प्यारा बच्चा लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे, ठीक है। अब जो भी आपको डाउट है, जो भी समस्या है, आप सभी बच्चे एक बार मुझे पूछ लो फटाफट से। पीडीएफ बेटा आपका टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया है, शुभम क्लासेस सर्च करोगे, 40-45 हजार बच्चे जुड़े, वहां पे मिलेगा पीडीएफ बेटा, टेलीग्राम पर मिलेगा। रस चंद्र अलंकार भी इसी के साथ मिल जाएगा। सर लेखक का 6 चैप्टर बेटा, 5 नहीं। अपना आशीर्वाद दीजिए, सभी बच्चों को आशीर्वाद है। एक टीचर ही ऐसा है जो बेटा चाहता है कि उनका बच्चा उससे भी आगे निकल जाए, तो आप सभी को आशीर्वाद है। भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, पेपर को फोड़ कराना। जो भी मेरे प्यारे बनारस के बच्चे होंगे वो मुझे 7084 81 जो है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देंगे कि बेटा आपका सेंटर कहाँ गया, किस जिले में, ठीक है, किस स्कूल में गया, सॉरी जिला नहीं, बनारस के ही बच्चे मैसेज करेंगे। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है, सभी प्यारे बच्चों को, ठीक है। पीडीएफ बेटा तुरंत मिल जाएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम में जाओ, वहां पर सारे पीडीएफ दिए गए हैं। बेटा जितना मैंने कराया उतना कर लिए, तो 90 कहीं नहीं गया, कम से कम में। यूपी वाराणसी से आधार कार्ड लेते जाना बेटा, ठीक है, हाँ सब क्लियर है सर जी। एक बार सारे बच्चे बताएंगे, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, एक बार कमेंट सेक्शन में दिल वाली मुझे, सारे बच्चे जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता तो बेटा अभी आपको वही 2 साल का पीडीएफ लेकर, क्या चीज, उसी को मैं आपको एमसीक्यू लेकर टाइम बर्बाद करता, लेकिन मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप सभी ने वो सब कुछ दे दिया है जो चीज चाहिए, तो बेटा मेरा आपको टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप उससे रिवीजन कर लो। ऑलरेडी मुझे जितना कराना था, जो कराना था वो मैं सब करा चुका हूं। यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ऐसा तैयारी शायद ही आपको सिस्टम में से कहीं मिले जैसे मैंने आपको यहां पर कराया। यहां पर जैसे आप दिखा रहा हूं, एक सेकंड, ठीक है भैया। यूट्यूब का कुछ सर्वर लग रहा है ग्लिच चल रहा है, ये यूट्यूब का कुछ सर्वर ग्लिच चल रहा है, कोई बात नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं, यूट्यूब का सर्वर ग्लिच चल रहा है, ठीक है। तो भैया इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। सभी बच्चों को शुभम क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट है। क्वेश्चन में सब, पेपर में सभी क्वेश्चन को करके आना, पेपर को फोल्ड कराना, और जब पेपर को अच्छे से कर आना तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर 100% करना। और शाम से इंग्लिश की क्लास चलना शुरू हो जाएगी, 7 बजे से इंग्लिश की क्लास चलेगी। फिर आपकी चलेगी, किसकी क्लास चलेगी, इंग्लिश के बाद मैथ बायो क्लास चलेगी, फिजिक्स की चलेगी, केमिस्ट्री की चलेगी, हर एक सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। कहीं से कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। सभी प्यारे बच्चे, मैं आपके लिए क्लास 12 का पेपर 27 तारीख को खत्म हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के बच्चे, मैथ्स वाले क्या क्या कर सकते हैं, बायो वाले क्या कर सकते हैं, कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं, वो सब के लिए स्पेशल चीज बता दूंगा। भेड़ चाल में मत चलना, एक ऐसा डिसीजन लेना, क्योंकि अभी तक 12th तो सबको करना रहता, लेकिन अब जो पढ़ाई करोगे उससे आपका करियर डिसाइड होगा। तो हमेशा उस चीज को चूज करना जहां पर लगे कि नहीं आप उसमें कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। प्यारा सा कमेंट आज की क्लास में कर देना, फिर हमारी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन टॉपर सेलिब्रेशन में जरूर मुलाकात होगी। इसलिए सारे पेपर को अच्छे से देना। शुभम क्लासेस की एग्जाम के आखिरी दिन तक क्लास होगी, और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको शुभम क्लासेस को जरूर रिकमेंड करना कि क्लास 12th की अगर तैयारी करनी है या 10th की तैयारी करनी है तो शुभम क्लासेस से जुड़ जाओ। इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से इस
जब पेपर आ जाएगा तो पेपर के एनालिसिस वीडियो पर कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आपको जो कराया था वो आया। ठीक है, 6 बजे क्लास रहेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। एक भी क्वेश्चन को मत करना, सारे क्वेश्चन करके आना। मिलते हैं आप सभी से, ठीक है।